अब हम स्टार्ट करते हैं साइंस का 9th चैप्टर और 9th चैप्टर है बल बल तथा गति के नियम तथा गति के नियम। ठीक, बल मीन्स फोर्स, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है फोर्स, और गति के नियम मतलब लॉ ऑफ मोशन मीन्स क्या होगा, लॉ ऑफ मोशन। नाम से क्लियर समझ में आ रहा। हमने पिछला चैप्टर क्या पढ़ा, गति, ठीक है, और गति के बारे में काफी ज्यादा कॉन्सेप्ट दिए, और यहाँ पर पढ़ना बल, जिसको बोला जाएगा फोर्स, और बल का यूज तो हम डेली कई बार करते हैं। किसमें कितना बल है बताओ, कौन इसको घटा सकता है, कौन ज्यादा जोर से बल को ज्यादा दूर तक उछाल सकता है। तो बल की हम कई बार परिभाषा अलग अलग टाइप से हम देते हैं। कई बार बल की परिभाषा हम ऐसे देते हैं, चलो किसमें कितना बल है पंजा लगा के देखते हैं, है ना। तो दो दोस्त आपस में उलझते हैं कि मेरे में बल ज्यादा है, वो बोलता है मेरे में ज्यादा बल है, तो चलो अपन पंजा लगा के देखते हैं। पंजे को इस प्रकार से पकड़ते हैं और एक इधर धकाता है और एक इधर धकाता है, और जो जिसका पंजा गिरा देगा वो उसमें ज्यादा बल कहा जाता है। तो बल को हम अलग अलग प्रकार से आजमा सकते हैं। आपने देखा होगा कुश्ती, है ना, दो दोस्त है और बोल रहे हैं कि मेरे में ज्यादा बल है तो चलो फिर कुश्ती कर लो, ठीक है, और कुश्ती के द्वारा वो अपना बल आजमा सकते हैं। तो और इसके बाद में बोला कि गति के नियम, हमने पिछले चैप्टर में गति के समीकरण पढ़े थे, ये याद रहे कि पिछले चैप्टर में क्या पढ़ा हमने, गति का समीकरण पढ़ा। अब क्या पढ़ना है, गति के नियम पढ़ना है। गति के क्या नियम है इसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है। सबसे पहले तो हम यहाँ पर ये डिस्कशन कर ले कि पिछले चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा था। वस्तु की स्थिति के बारे में पढ़ा था, वस्तु की चाल क्या होती है उसके बारे में पढ़ा, वस्तु का वेग क्या होता है, इनकी इकाइयां क्या होती है, त्वरण क्या होता है, इसके बारे में हमने पढ़ा, और इसके बहुत सारे हमने न्यूमेरिकल भी किए, और इसके साथ साथ में हमने वहां पर गति के समीकरणों को उत्पन्न किया और उससे रिलेटेड हमने काफी न्यूमेरिकल किए। ये याद रहे कि इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको, चूंकि नाम ही गति के नियम है, इसका मतलब क्या है कि आपको गति पूरा अच्छे से आना चाहिए और ये सारी बातें आना चाहिए, उसके न्यूमेरिकल भी आपसे बना चाहिए, तभी यह बड़े आसानी से बनेगा। क्यों, क्योंकि इसमें कहीं पर भी बोला जाएगा चाल, चाल शब्द का यूज किया जाएगा, कहीं पर वेग शब्द का यूज किया जाएगा, कहीं पर त्वरण शब्द का यूज किया जाएगा, त्वरण, कहीं पर किया जाएगा कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, इस फार्मूले का भी यूज किया जाएगा। अब s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर की बात की जाएगी, तभी 2a इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर की बात की जाएगी। तो ये सारी बातों का डिस्कशन इस चैप्टर में भी होना है, ठीक है। तो ये तो बात क्लियर है कि चाल, वेग और त्वरण हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, वो अच्छे से आना चाहिए। और ये जो गति के समीकरण जो हमने पढ़े थे वहां पर, तो गति के समीकरण, ये पहला समीकरण पढ़ा था, ये दूसरा है और ये तीसरा है, ये सारी बातें हमें मालूम होना चाहिए। ठीक, बच्चे बोलते हैं कि सर सारी बातें ठीक है, केमिस्ट्री भी ठीक है, बायोलॉजी भी ठीक है, लेकिन फिजिक्स में न्यूमेरिकल वाली बात समझ में नहीं है। तो न्यूमेरिकल समझने का बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट है कि आपको पुरानी बातें पहले पूरी मालूम होना चाहिए, फार्मूले प्रॉपर तरीके से याद होना चाहिए, उसको कैसे न्यूमेरिकल को बनाया जाता है, कैसे पढ़ा जाता है, ये सारी बातें मालूम होना चाहिए। तो बिल्कुल सबसे आसान काम न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। देखना कैसे, पिछले चैप्टर में हमने ये सारी बातें पढ़ी थी, इसमें हमें ये फार्मूले याद होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, हमें मालूम होना चाहिए यू का मतलब क्या होता है, प्रारंभिक वेग होता है, प्रारंभिक वेग। v का मतलब अंतिम वेग होता है, अंतिम वेग। t का मतलब समय होता है, समय। और s का मतलब दूरी होता है, दूरी। और a का मतलब त्वरण होता है। तो ये सारी बातें हमें मालूम होना चाहिए, ठीक है। अब यहां पर देखना न्यूमेरिकल कितने आसान है। मान लिया जाए कि ये बॉल है, देखिए ये बॉल है। अभी आप थोड़ा सा, मैं आउट ऑफ बात कर रहा हूँ, आउट ऑफ बात कर रहा हूँ मतलब ऐसा नहीं कि सिलेबस के बाहर की बात कर रहा हूँ, मैं पहले चैप्टर की बात कर रहा हूँ। और वो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये सारी बातों का इस चैप्टर से बहुत गहरा संबंध है। ये बातें अगर मालूम रहेगी तो बड़े आसानी से समझ में आने वाला है चैप्टर, अदरवाइज की प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। यदि आपने ये चैप्टर गति वाला चैप्टर अच्छे से नहीं पढ़ा तो फिर से पढ़ना है उसको, ठीक है। और ये सारी बातें आपको याद रखना है। इसमें मैं रिवाइज इसलिए कर रहा हूँ कि आप अच्छे से पढ़ के आए हो, तो ये सारी बातें अपने को मालूम रहे, ताकि हम इधर उससे रिलेटेड
प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। देखना, प्रारंभिक वेग मान लिया जाए बॉल है और ये बॉल गतिशील है, यहां से ये इस प्रकार से गति कर रही है और त्वरित गति हो रही है। त्वरित मतलब इसकी रफ्तार जो है धीरे धीरे बढ़ रही है। देखिए स्लोप आपने देखा होगा कि यहां से मैंने इसको धक्का दिया और ये धीरे धीरे तेजी से नीचे की ओर पहुंच गई और यहाँ पर विराम अवस्था में आ गई। देखना, यू मतलब जो शुरुआत में प्रारंभिक वेग था इसका, वो वी का मतलब अंतिम वेग, ए का मतलब त्वरण की प्रति सेकंड में इसकी रफ्तार कितनी बढ़ जाती है, या तो स्लो हो रही है तो प्रति सेकंड में इसकी रफ्तार कितनी कम हो जाती है, इसका वेग कितना कम हो जाता है। टी मतलब समय, कितने समय में पहुंचती। ये चार बातों में से अगर तीन बातें दी है, प्रारंभिक वेग दिया है, प्रारंभिक वेग दिया, अंतिम वेग दिया, समय दिया, तो त्वरण निकाल सकते हैं। हो गया एक न्यूमेरिकल, एक क्वेश्चन ही हो गया कंप्लीट। ऐसा क्वेश्चन भी किया है, समय दिया है, त्वरण दिया है, अंतिम वेग दिया है, तो प्रारंभिक वेग निकाल सकते हैं। तो ये चार में से कोई भी बातें अगर दी है तो पहले नंबर का फॉर्मूला यूज किया जाता है, क्योंकि अपन इसमें भी करेंगे, इसलिए मैं बता दूं। अगर हमें दूरी ज्ञात करना है, प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग और समय, प्रारंभिक वेग, समय और त्वरण दिया है, तो हम कितनी वस्तु द्वारा दूरी तय की जा सकती है ये बता सकते हैं। अगर त्वरण, प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग दिया है, ये समय रहेगा तब की बात है ना, और इसमें समय की जरूरत नहीं। प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग और त्वरण मालूम है तो भी हम दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो फार्मूलों को यूज करना है और ये सारी बातें मालूम होना चाहिए। ये कोई जरूरी नहीं कि हम 9th क्लास में पढ़ रहे तभी हम यू को प्रारंभिक वेग बोलेंगे। जब 11th 12th में पढ़ेंगे या कॉलेज लेवल पर भी पढ़ेंगे तब भी यू मतलब प्रारंभिक वेग ही वहां पर होने वाला है। इसलिए ये बेसिक है ना 9th क्लास, इसके बाद में फिर कंटिन्यूस चलते रहेगा। यहां पर देखेंगे हम कि बल की बात की है और गति के नियम की बात की है। तो हम यहां पर ये देखते हैं कि गति, जो वस्तु गति करती है तो गति क्यों करती है। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा कि वस्तु गति करती है और वो एक समान गति कर सकती है या असमान गति कर सकती है, ठीक है। तो गति के बारे में पढ़ा वहां पर, लेकिन वास्तविक अगर कारण देखा जाए कि वस्तु जो गति करती है वो क्यों करती है, वो इस चैप्टर में हमें उसका आंसर मिलने वाला है। अगर मैंने मान लिया जाए कि एक बॉल ली और बॉल को फेंक दिया, गति की बॉल ने, और कुछ समय पश्चात वो विराम अवस्था में आ गई, तो ऐसा क्यों हुआ कि पहले गति मिली उसको, गति करने लगी और फिर विराम अवस्था में आ गई। पहले मैंने कोई बॉल को ऊपर उछाला तो वो जमीन पर आके गिर गई और विराम अवस्था में आ गई। मजेदार कॉन्सेप्ट है, ये रोज हमारे साथ में घटनाएं होती है, लेकिन वास्तव में ऐसा क्यों होता है उसी का कारण हम इस चैप्टर में ढूंढने वाले हैं। यहां पर देखेंगे कि ये वस्तु को मैंने क्या किया, इधर से धक्का दिया और ये वस्तु गति करने लग गई, कुछ देर बाद रुक भी गई। अगर ये वस्तु मान लिया जाए कि इस प्रकार से चल रही है, दौड़ रही है, और मैंने इसको इधर पकड़ लिया तो रुक गई। एक वस्तु तेज गति से चल रही है और मैंने उस पर ब्रेक लगा दिया। कोई साइकिल तेज चल रही है और उस पर मैंने ब्रेक लगा दिया तो साइकिल क्या हो गई, स्लो हो गई, ठीक है, धीमी हो गई। इसके बाद अगर कोई वस्तु इधर से गति कर रही है, मैंने इधर हाथ लगा दिया तो ये इधर की ओर गति करने लगी। उसने क्या की, दिशा परिवर्तित की। तो क्या हुआ, ओवरऑल मैंने इतनी बड़ी स्टोरी बताई यहां पर, तो इस स्टोरी में हमें क्या समझ में आया, हमें इस स्टोरी में ये समझ में आया कि ये जो बॉल थी यहां पर स्थिर थी, मैंने इस पर बल लगाया। बॉल गतिशील थी, इसको बल लगा के रोका, तो वास्तव में बल की परिभाषा क्या होगी, और इतनी बातें करने के बाद में मेरे ख्याल से आप परिभाषा इसकी बता सकते हो। क्या, अगर किसी वस्तु के गति में परिवर्तन करने के लिए किसी बाह्य बल की आवश्यकता होती है तो उसे क्या बोला जाता है, बल कहा जाता है। भाई ये वस्तु है, ये गति कर रही है, तो उसको रोकने के लिए, इस गति की स्थिति को बदलने के लिए ना, रोकने के लिए हमने क्या किया, बल लगाया। गति स्थिर थी, उसको गति देने के लिए क्या किया, मैंने बल लगाया। क्या हुआ, बल की परिभाषा बन गई, रटने की जरूरत हमें नहीं है। तो यहाँ पर कुछ बातें मैंने यहाँ पर बताई, तो इसका खास करके ध्यान देना है। अगर इससे पहले वाला चैप्टर नहीं पढ़ा तो उसको पढ़ के फिर इस चैप्टर को पढ़ना है। चलो मैं इसको हटा रहा हूं, ठीक।